वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। फिल फैमिली ये फिल्म बस पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट पेइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतने मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, आज डे आवर्स में काफ़ी भागा था, बट एट दिन में अचानक से हमें सेल ऑफ देखने को मिला। तो देखना बनता था कि डे हाई से अगर बाजार गिर रहा है, एफआईएस और डीएस की एक्टिविटी का क्या। तो जी हाँ दोस्तों, एफआईएस ने फिर से 3411 करोड़ के आसपास माल को सेल किया है, जहाँ पे डीएस की बात की जाए 2783 के आसपास बाइंग हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो डेली का ही हमें सीन देखने को मिल रहा है। 26 सितंबर के बाद एफआईएस ने कोई भी दिन बाइंग नहीं की और ऑफकोर्स इनका सेल ऑफ अभी भी तांडव बन के मचता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये बात तो अलग है कि लास्ट महीना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सेल ऑफ हमें दिखता हुआ देखने को मिला। 1,14,000 करोड़ के आसपास सेल ऑफ हमें देखने को मिला और ऑफकोर्स 19 नवंबर हो चुका है। और दोस्तों ट्रेडिंग डेज की बात की जाए 7 से 8 दिन ही होंगे, बीच में वीकेंड्स भी है। तो जी हाँ गैस, इस तुलना में ये सेलिंग उतनी खास नहीं है, बट यस अगर 34,000 करोड़ के आसपास भी आंकड़े हमें नेगेटिव देखने को मिलते हैं तो ऑफकोर्स एक चिंता का विषय बना हुआ है। डीएस की बात की जाए, लगातार भारतीय बाजार को वो सपोर्ट दे रहे हैं। तो बहुत हाई चांसेस हो गए हैं कि शायद ये साल एफआईएस का साल हो, मतलब सेल ऑफ का साल हो। 2022 में दोस्तों यही काम सेम टू सेम यही काम एफआईएस ने किया था। निफ्टी 15,000 के आसपास था और एफआईएस के बगैर ही दोस्तों निफ्टी 26,000 के आसपास गया। ये बात अलग है कि एफआईएस के सेल ऑफ की वजह से बाजार तो गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा। अगर 2,75,000 करोड़ के आसपास 2024 में ही सेल ऑफ हो जाए, बड़ा बाजार ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों डोमेस्टिक बाजार की बात की जाए, म्यूचुअल फंड के एसआईपी की बात की जाए, इससे हमारा बाजार हरा भरा ज़रूर है। तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिनों में ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। जो एसआईपी के आंकड़े हम लोगों ने 25,000 पर मंथ देखा है ना, इसमें आने वाले 3-4 सालों में बढ़ोतरी होगी। क्या पता हम लोग हर महीना कहीं 50,000 60,000 करोड़ के एसआईपी भी ना देखें। लेकिन यस, अगर ये आंकड़े 3,000 करोड़ को और ब्रीच करते हैं तो शायद 2024 में एफआईएस सबसे बड़ा नेट सेलर पूरे इंटायर हिस्ट्री में बन जाएंगे। अब जो कि दोस्तों मार्केट को देखते हुए यही चांसेस हाई लग रहे हैं, बट देखना बनता है कि एमपीसी मीट बहुत नज़दीक आ चुकी है और वहाँ पे दोस्तों आरबीआई क्या डिसाइड करता है। दोस्तों पीयूष गोयल साहब के रिमार्क के बाद ना, अब निर्मला सीतारमन ने कल ही के दिन दोस्तों एफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट की कहानी दोहराई है। और दोस्तों ये नीड ऑफ द आवर हमें देखने को मिल रहा है। अब बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको इन्फ्लेशन के मद्देनज़र ये जो इंटरेस्ट रेट कट की थ्योरी है वो रास नहीं आएगी। बट बहुत ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति की बात की जाए, प्रमोटर्स की बात की जाए, बिजनेसमैन की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, रेट कट की आवश्यकता है। इवन उसमें बहुत सारे एनालिस्ट को भी देख रहा था जो रेट कट उम्मीद कर रहे हैं और चाहते हैं कि रेट कट हो। बट बहुत ऐसे इकोनॉमिस्ट की बात की जाए ना, वो वॉर्न कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ रेट कट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा। अब ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी कंडीशन है, बिकॉज एक तो इन्फ्लेशन अचानक से हाई हुआ जो कि कैसे दिसंबर में कूल डाउन होगा, ऐसी थोड़ी बहुत एंटिसिपेशन हमें देखने को मिल रही है। बट आरबीआई ना कश्मकश में फंसी हुई है कि उनको एमपीसी मीट में इस बार बोलना क्या है। दोस्तों केपीआईटी की बात की जाए, एक शानदार कंपनी है और नंबर्स भी शानदार थे। बट दोस्तों जो सेकेंड हाफ फिजिकल की बात की जाए ना, मतलब Q3 Q4, उसमें गाइडेंस की बात की जाए तो 18 से 22% के आसपास कंपनी ने आज से नहीं, साल की शुरुआत से दिया था। बस एक ही बात कही है कि भाई अब जो अपर बैंड है उसकी कहानी भूल जाइए, लोअर बैंड का जो गाइडेंस है उसी के तौर पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसी चीज़ की वजह से गैस स्टॉक में पोस्ट नंबर्स के बाद अच्छी खासी फॉल हुई। क्या नंबर्स बहुत ख़राब थे? बिल्कुल भी नहीं। पर जो गाइडेंस लोअर हुआ, लोअर क्यों हुआ? बिकॉज ये गैस जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, ऑटो क्लाइंट्स को ही देते हैं। और ऑटो सेल्स के डिक्लाइन से वर्ल्ड वाइड हमने क्या देखा, एक चिंता का विषय देखा। बट दोस्तों ये सारा चीज़ टेम्प्रोरी है, चीज़ ठीक होंगे 6 महीना लगेगा, साल भर लगेगा, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, हम लोग पैसा लगाते हैं तो संग संग 2 साल 3 साल में अमीर बन जाएंगे। तो ऑफकोर्स गैस मैं ये चैनल पर नहीं सिखाता हूँ। जैसे अगर आप 5 साल कड़ी मेहनत से 10 साल 15 साल टिकेंगे
तो ही पैसे बनते हैं। तो क्राइसिस के माहौल में आप सबको अच्छे से पता है कि मेरी कमेंट्री क्या होती है। तो पूछेंगे कि इधर पे एवरेजिंग करना चाहिए, फ्रेश एंट्री करना चाहिए। इसने गैस बहुत सारे क्रूशियल लेवल को ब्रीच किया और 1300 का लेवल तोड़ेगा। 10 फिबोनाची पैटर्न 1200 के आसपास, मतलब 1191 एक साइकोलॉजिकल आप बोल सकते हैं कि जो लेवल से हम लोग देख सकते हैं। बट यस, कभी कभी गैस वो लेवल्स ब्रीच भी होते हैं और स्टॉक टॉप से आधा भी होता है। यस, 1200 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो जी हाँ गैस, 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे ज़रूर देखें, आपको बहुत सारी चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगी। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मेरी एक वीडियो आए, लेकिन यस, कंपनी ने गैस एक लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बनाए। अब जब कंपनी 5-7 गुना भागती है तो इनिशियल इन्वेस्टर्स को फ़र्क तो पड़ता है, बट उतना नहीं। बट जो टॉप में सिर्फ स्टॉक को चेस किए हैं, एक बार पैसे लगाए, उनको परेशानी होती है। तो आपका विजन 3-5 साल का है, एक सही एलोकेशन 3% 4% के बाद उतना ज़्यादा ना बढ़ाएं। एक स्टॉक के बास्केट में गैस ठीक ठाक स्टॉक रखें और एलोकेशन के संग ही चले और देखें कि नंबर्स और ऑफकोर्स इंडस्ट्री और बाजार के सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। फिर की बात की जाए 880 के आसपास गैस, मैंने इस कंपनी को जब कवर किया था, मैंने बताया था कि एनवीडिया के संग पार्टनरशिप के संग इस कंपनी का विजन काफ़ी अच्छा है। Q1 के नंबर्स के बाद बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा था कि सर क्या हम लोग गलत शेयर को खरीद लिए, नंबर्स बहुत ख़राब थे। मैंने कहा उस समय लाख बार बोला था आप प्लीज़ इसको Q2Q कंपेयर ना करें, ईयर टू ईयर कंपेयर करें, बिकॉज Q1 से लेकर Q4 तक इनके नंबर्स धीरे धीरे बढ़ते हैं। और दोस्तों Q2 के नंबर्स के बाद इस वीक मार्केट में कंपनी लाइफ टाइम हाई के लगभग पहुंच चुकी है। और जी हाँ दोस्तों, लाइकली यही है कि आज का जो डे हाई है 3000 के आसपास कंपनी तोड़ेगी तो नया हाई भी लग सकता है। कंपनी में आज हमें 5.5% की तेज़ी थी। अगर ब्रेकआउट होगा तो स्टॉप लॉस लेके अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। यस, जिनको मौका मिला था खरीदने का, मेरे हिसाब से वो मौका मिला तो इसको एंजॉय की, अच्छी बात है। बट यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रेशन ठीक नहीं है। ये गैस जब स्टॉक ब्रेकआउट होता है तो मोमेंटम ट्रेडर 10-15% ले और निकले, यही दोस्तों स्ट्रेटजी बोलती है। लेकिन यस, 160 के पी में बिना करेक्शन के साथ कंपनी के टॉप में खरीदती है तो बाजार में इससे अच्छे विकल्प मेरे हिसाब से मौजूद हैं। पैसे आपके हैं तो जो करना आप कर सकते हैं। लेकिन यस, अगर आपने गैस हमारे साथ 900, 1000, 1200 के आसपास, 1300 के आसपास या बीच में भी खरीदा था, तो मैं अपनी साइड की बात करूँ, मैं तो गैस होल्ड करूँगा, बिकॉज कंपनी के जो गाइडेंस है बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वीबीएल की बात की जाए 2 दिनों में दोस्तों वॉल्यूम का कैंडल काफ़ी बढ़ा है। एक चीज़ नोटिस करिएगा कि वीबीएल लास्ट 6 महीना में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। कंपनी साइडवेज पैटर्न में ही थी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बिकॉज आरएसआई इंडेक्स वन मंथ के चार्ट में बहुत हीटअप हो चुका था, उसमें थोड़ी नरमी आई, अच्छी बात है। कंपनी आज के दिन 2.5% के आसपास बढ़ी है। आज के डे हाई की बात की जाए 639 था। गैस एक अच्छी मल्टीप्लेयर है। कल ही गैस मैंने इस कंपनी को कवर किया था, बताया था कि इस कंपनी में जो टैंजानिया की बात की जाए, अफ्रीकन कंटिनेंट्स की बात की जाए, इन सब में जो एक्सपोजर बढ़ रहा है ना, इस कंपनी के दोस्तों गाइडेंस और ऑफकोर्स ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और पूरे इंटायर एफएमसीजी से दोस्तों इस कंपनी में शाइनिंग कंडीशन देखने को मिल रही है। यही होता है कि कंपनी में ग्रोथ होती है, कंपनी प्रॉफिट निकाल पाती है तो कंपनी को इज्जत मिलती है। कंपनी प्रॉफिट नहीं निकाल पाती है तो लोग उसको निकाल देते हैं। और वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात की जाए, यही दोस्तों फ़र्क होता है कि जो लोग निकालते हैं, बहुत लोग का शॉर्ट टर्म आउटलुक होता है, बट जो लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं उनको इससे फ़र्क पड़ता है कि 5 साल के बाद कंपनी कहाँ रहेगी, 10 साल के बाद। कभी कभी दोस्तों हेडविंड्स ना 1 साल से लेके 3-3.5 साल तक चलता है, बहुत तो बेच के निकल जाता है और उसके बाद ही गैस एक नया बुल मार्केट शुरू होता है। और ऐसा हमने बहुत सारे पास्ट हिस्ट्री में देखा है और सुना भी है। लेकिन कोई गारंटी नहीं होता है कि स्टॉक भागेगा ही। लेकिन यस, अगर अर्निंग्स आते हैं, कंपनी के इंडस्ट्री अगर एवरग्रीन होते हैं तो लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलता है। खान फूड की बात की जाए, इसमें से गैस एक काबिल कंपनी है। यस, वॉल्यूम सेल्स की बात की जाए, मुझे गैस उससे बहुत निराशा नहीं हुई। पैट के फिगर डाउन थे, बट उससे भी गैस मुझे निराशा नहीं हुई, बिकॉज अब मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री ही डाउन है। जब बड़े से बड़े प्लेयर नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कंजम्पशन, एफएमसीजी सब रो रहे हैं, तो मैं छोटी कंपनी से क्या उम्मीद करूँ। बड़ी कंपनी का स्टॉक से 30-30% डाउन है, तो क्या छोटी कंपनी नहीं हो सकती? होती है, आधा भी हो सकती है, 60% भी गिरती है। टिकेगा वही दोस्तों जिनके पास ट्रेमेंडस लेवल का पेशेंस है। तो मुझे कंपनी अच्छी लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी अच्छी लगनी चाहिए। आप स्वतंत्र है, फ्रीडम में रहते हैं दोस्तों। आप देखिए कौन कॉल पर है, आपको समझ में आए तो ठीक है, वरना दोस्तों बाजार में ना, आप मुझसे ज़्यादा जानकार हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आपका व्यू मुझसे ज़्यादा अच्छा है, आपको जो अच्छा लगे आप वो काम करें। बट इस कंपनी का एक लॉन्ग टर्म साइडवेज पैटर्न में है। बीच में कंपनी भागने की कोशिश की थी, बट वही कहानी है कि बाजार अगर टॉप से 12% इंडेक्स इटसेल्फ डाउन है ना, तो बाजार में गिरावट का मौका हर एक कंपनी को होता है। लेकिन फ़र्क इतना है कंपनी के गाइडेंस पर है। कंपनी गाइडेंस इस खराब कंडीशन में भी 3 सेगमेंट को लेके काफ़ी अच्छे हैं। एफल इंडिया की बात की जाए, एक चीज़ दोस्तों नोटिस करिएगा कि एफल इंडिया भले ही टॉप से
8-10% डाउन है, पर ये बार बार दोस्तों Q2 के नंबर्स के बाद ना एक पॉजिटिव रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। Q2 के नंबर्स के बाद कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश की थी। उसके बाद वीक बाजार में 1550 के आसपास है। आज के डे हाई की बात की जाए 15,900 के आसपास था। अगर इस कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली अच्छी एफएल इंडिया, और कंपनी का इस लगातार ग्रोथ मोड पे भी हमें देखने को मिल रही है। और एक अच्छी बात है कि कंपनी में ग्रोथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाए और वैल्यूएशन थोड़ा सा अगर स्ट्रेस हो और थोड़ा नीचे गिरे और कंपनी साइडवेज के बाद स्ट्रॉन्ग जो जोन है उसको क्रिएट करें ना, बॉटम बनाए, मतलब एक बहुत लंबा टाइम कंसोलिडेशन करें, एक अच्छा संकेत माना जाता है। इस कंपनी को अगर आप होल्ड किए तो मेरा ऐसा मानना है आपको करना चाहिए। एलेक्सी की बात की जाए, ये भी कैसे शानदार कंपनी है और इस क्वार्टर के नंबर से कैसे मुझे कोई भी बहुत बड़ी चिंता नहीं है, बिकॉज इस बार के नंबर टाटा एलेक्सी के बहुत ही अच्छे थे। की बात की जाए 654 के आसपास है, एक समय कैसे भाव 11,000 के आसपास पहुंचा था, 10,700 के लगभग, और उसके बाद हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली। बट इस करेक्शन के बाद कंपनी धीरे धीरे कैसे अपने रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को भी बूस्ट कर रही है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी और गिरती है तो और ही बहुत ही अट्रैक्टिव जोन पे आ जाएगी। बहुत लोग बोल रहे कि क्या सर हैप्पीमेंट्स बेच के टाटा एलेक्सी को खरीद ले, ये दोस्तों आपके पैसे हैं, आपकी मर्जी है। बट येस, हैप्पीमेंट्स से गाइडेंस गाइस ओके हैं, उनको अभी भी रिकवरी में समय लगेगा। पर टाटा एलेक्सी के नंबर्स की बात की जाए और जिस जनरेशन में कैसे कंपनी काम कर रही है, ये बहुत ही रोबस्ट है। एल की बात की जाए, एक समय कैसे बहुत पागल की तरह भाग रहा था, लेकिन वही कहानी होती है कि चीज़ थोड़ा सा ढुलता है। लेकिन कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट की बात की जाए, बहुत ही अच्छे भाव की बात की जाए, 4047 के आसपास चल रहे हैं। डिफेंस स्टॉक्स में दोस्तों बहुत सारे कंपनीज में अच्छी खासी फॉल हुई है और इस कंपनी में भी हुई है। बट दूसरे डिफेंस गैस कम हमें फॉल देखने को मिल रही है। और इस फॉल से अगर और भी दोस्तों 15-20% के आसपास फॉल का मज़ा मिल जाए तो कैसे कुछ बात ही अलग होगी। तब तो कंपनी में इन सब लेवल से नेक्स्ट 5 ईयर्स के पैसे बनने की क्षमता कुछ ज़्यादा हो जाएगी। तो कंपनी अच्छी है। बट यस, अगर आपने बुलिश फेस एंजॉय किए हैं तो बीरिश फेस को भी आपको झेलना ही होगा। प्लस की बात की जाए, अगर आप वाइट गुड्स के शौकीन हैं और जिनको पता है कि वाइट गुड्स को होते कौन है, एसी वाली कंपनीज, जिनका फॉर्चून तो कैसे 2024 में बहुत ही अच्छा चमका और 2025 में भी कैसे आशा है कि जो गर्मी पड़ रही है ना, इसमें वाइट स्पॉट की जो वॉल्यूम्स हैं और सेल्स हैं उसमें अच्छा खासा इजाफे की उम्मीद है। इंडस्ट्री दोस्तों 4 साल में सिर्फ 4% पैसा बनाई थी। मतलब इस इंडस्ट्री के सारे प्लेयर्स कोविड से लेके दोस्तों 2024 के पहले हाफ तक ना, मतलब शुरुआत के 2-3 महीने तक बहुत स्ट्रेस में थे दोस्तों। और उसके बाद क्या हुआ कि 1-2 क्वार्टर इस कंपनी को कितना बूस्ट किया, इसलिए कैसे कभी कभी बहुत पेशेंसली डील करना पड़ता है। उतना दोस्तों आराम से हवा हवाई नहीं है कि पैसे बन जाते हैं, परिश्रम करना पड़ता है और मेहनत के साथ दोस्तों एक निश्चय भी होता है। तब कोर्स आपको कंपनी के हेडविंड्स और टेलविंड्स के बारे में पता होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि 2025 तक दोस्तों वाइट गुड्स में एक अच्छे खासे पैसे बनने की क्षमता है एज पर द एनालिस्ट्स। होंडा की बात की जाए, वीक बाजार में दोस्तों ऑटो एंसिलरी से कंपनी थोड़ा बहुत क्या काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और कंपनी फिर से 1000 लेवल को ब्रीच की है। में काफ़ी दम था दोस्तों, बीच में कंपनी भागी भी थी, 1200 के आसपास गई भी थी। और ये वही कंपनी है जिस समय हमें बहुत परेशान की 2 साल का कोई बड़े पैसे नहीं बने, और जब पैसे बने 2x बने, जो गैस एफ डी में 8-9 साल बनते हैं। अब गैस 2x बनने के बाद कंपनी अगर 1-8 साल अंडर परफॉर्मेंस भी करती है तो उससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को परेशान नहीं होना चाहिए। परेशान उनके होने चाहिए जो कंपनी में पैसे लगाएं और किसी से उधार मांग के लगाएं और अपने शॉर्ट टर्म पैसे को ही लगा दिए। ऐसा आप ना करें दोस्तों। और जो बचे कुछ पैसे हैं जो जॉब से कमाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं जो कम से कम 3 साल बाजार नहीं भागे, अंडर परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो करें और लॉन्ग टर्म में सीखने की टेंडेंसी रखते हैं, तभी का पैसे लगा के लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं। और की बात की जाए, इनके नंबर्स पे दोस्तों मुझे सम्मानजनक लगे। बट वही कहानी के बाजार के प्रेशर में टाटा पावर जैसी अच्छी कंपनी में भी हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। कंपनी की बात की जाए, ब्रेकआउट की फुल क्षमता हमें दिखाई दी थी। बट वही कहानी है कि वीक बाजार रहेगा और एफ आई इतना मर्सिलेस सेल करेंगे तो डी एस क्या करेंगे, वैल्यू बाइंग करने का मौका मिलेगा। तो वहाँ पे कैसे वॉल्यूम नहीं होने की वजह से या फिर बाजार में क्राइसिस होने की वजह से, बाजार गिरने की वजह से स्टॉक्स में वो तेज़ी नहीं आती, वॉल्यूम बिल्डअप मजबूत नहीं हो पाता है। और ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी कैसे डायरेक्शन ना वॉल्यूम और सेंटीमेंट के वापस आने से होता है। क्या पता कैसे रेट कट हो जाए, इन्फ्लेशन काबू हो जाए, तब क्या करेंगे। यूएस के बाजार कैसे अभी भी टॉप हाई पे है और भारतीय बाजार में ही थोड़ी बहुत करेक्शन हुई और इस करेक्शन को दोस्तों मैं बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ। यस, कोई कोई सेगमेंट में जहाँ बबल था उसमें करेक्शन कुछ ज़्यादा ही हुई है। बट बहुत ऐसी जगह पर दोस्तों जो करेक्शन है ना, उसको मैं हेल्दी ही कंसिडर करने वाला हूँ। इंडस्ट्रीज की बात की जाए, रिकॉर्ड तो नंबर्स थे और ब्लास्टिंग नंबर्स थे कैसे, पर फिर भी क्या हुआ, गाइडेंस थोड़े से वीकर हमें देखने को मिल रहे हैं। सामान जो कंपनी बनाती है फिर जो डिमांड मिल रहा है उसकी वजह से गैस कंपनी के अच्छे नंबर्स के बावजूद भी अच्छी खासी पिटाई हुई थी। बट इन्हीं दोस्तों कंपनी अभी भी 4000 के आसपास सस्टेन कर रही है। गैस लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट मल्टीप्लाई कर रही है। और अभी भी गैस मैं देखा बहुत सारे केमिकल्स कंपनी का, तो मुझे गैस 60-40 का रेशियो समझ में आया। 60% केमिकल्स कंपनी की बात की जाए, उनके नंबर्स
द वर्स्ट थे थोड़े अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और 40% कंपनीज़ की बात की जाए, उनको चाइना से थोड़ा चैलेंजेस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से गैस ये केमिकल इंडस्ट्री है, केमिस्ट्री है, बहुत थोड़ा वास्ट होता है, इसलिए गैस सबका कॉम्पोजिशन अलग अलग है। जिसमें इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, बट बहुत सारी कंपनी के नंबर्स वीकर भी थे। आपको फाइंड आउट करना है और देखना है कौन कौन में गैस की कंपनी के नंबर्स कब तक अच्छे होने की उम्मीद है। और प्रमोटर्स क्या बोल रहे हैं, ये गैस SIP वाला स्टॉक है, लॉन्ग टर्म तक SIP करेंगे तो एक आध साल में पैसे नहीं बनते, बट 5 साल 10 साल में जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है ना, उससे पैसे बनते ही हैं। केबल्स की बात की जाए, 150 का स्टॉक, 160 का स्टॉक दोस्तों अभी के टाइम 860 के आसपास चल रहा है। यस, जहाँ पैसे कुछ कुछ स्टॉक में बनते हैं तो बहुत बड़े बनते हैं, और ये गैस पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। इसलिए गैस मल्टीपल पोर्टफोलियो, मतलब एक पोर्टफोलियो में जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप रखने से फ़ायदा क्या होता है कि कोई ना कोई दोस्तों एडजस्टमेंट करके ना पोर्टफोलियो को ऊपर की तरफ ले जाता है। और डायनेमिक केबल्स का पोस्ट नंबर्स के बाद बहुत ही सुर्खियाँ में है। यहाँ पे गैस एंट्री का मेरे हिसाब से लेवल नहीं है, थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए, करेक्शन होने दीजिए, देन ठीक है। आपने निवेशित है, निवेश किया था कोई भी लेवल्स में, तो कंटिन्यू मेरे हिसाब से करना चाहिए। कंपनी का 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और गाइडेंस दोस्तों बहुत ही अच्छी और साफ़ सुथरी रही है। इनकी बात की जाए तो जो है कि SaaS टेक्नोलॉजी में काम करती है, और नाम से समझ में आ रहा है ट्रैवल टेक्नोलॉजी से दोस्तों। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट की बात की जाए, ऑनलाइन बुकिंग की बात की जाए, इसमें का SaaS सर्विस लगता हुआ देखने को मिलता है। और कंपनी का कंसिस्टेंटली पिछले 3-4 सालों से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हेंस कर रही है। बढ़ते हुए दोस्तों ये जनरेशन को देखते हुए इसका जो भविष्य है मुझे काफ़ी उज्जवल लग रहा है। 43 के प्राइस होने पर इस कंपनी 8000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इस कंपनी को दोस्तों थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करें, वॉच करें। बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छे हैं। FIS और DS की इन्वॉल्वमेंट भी इस कंपनी में काफ़ी अच्छी है, और प्रोमोटर का स्टेक भी काफ़ी अच्छा है। और इस कंपनी में और थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी तो और भी दोस्तों अट्रैक्टिव जोन पर देखने को मिलेगा। कंपनी में शेयर होल्डर पैटर्न थोड़ा कम हमें एक्टिव देखने को मिलता है, इसलिए कंपनी को बहुत कम लोग कवर करते हैं। बट इसके पहले मैंने इस कंपनी को एक बार कवर किया था, और इस कंपनी का पूरा इतिहास बताया था। तो कंपनी अच्छी है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, और कंपनी की अर्निंग्स कोई भी वैसे ख़राब नहीं थी, और कंपनी कंसिस्टेंटली अपने EPS को बढ़ा रही है, इसको ज़रूर आप ट्रैक करें। इसकी बात की जाए, दिग्गज कंपनी दोस्तों, बोनस के बाद हालत क्या है, खुद बोनस की आवश्यकता है इसको दोस्तों। 1250 के आसपास कंपनी अभी के टाइम चल रही है, और लाइफ टाइम हाई से कंपनी अच्छी खासी फॉल हो चुकी है। रिलायंस जैसे बड़ी कंपनी दोस्तों गिरती है तो इसमें क्या समझना चाहिए कि मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट होगी, इसलिए तो कैसे इंडेक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों 10% निफ्टी गिरने से ही हमारा पोर्टफोलियो 15-20% गिरता है, क्योंकि उसमें मिड कैप स्मॉल कैप में स्केप्टिक माहौल होता है। और क्यों 10% पोर्टफोलियो भागने से अच्छी डिजर्विंग ग्रोथ वाली मिड कैप स्मॉल कैप 15-20% पोर्टफोलियो को ऊपर ले जाती है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायंस का एक हेवी वेट है, जहाँ पर निफ्टी में इसका वेटेज काफ़ी ह्यूज है। बीच में गैस फ़र्क कितना है कि 20 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप कंपनी छू चुकी थी, आज वो गिर के 16,500 बिलो 17,000 करोड़ के आसपास हो गई है। बट मुझे क्या इस स्ट्रीम सेलिंग का कोई बड़ा ठोस रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको पता है कि रिलायंस का कोई मेजर रीज़न है इसकी वजह से फॉल हो रहा है तो बताइएगा ज़रूर, बिकॉज इनके नंबर्स उतने भी ख़राब नहीं थे जितनी कंपनी को अभी के टाइम पनिशमेंट मिल रही है। बट देखना बनता है कि आने वाले कल में कंपनी कैसा लीड कर रही है, ये बात अलग है कि बहुत तो जियो सपोर्ट करवा के BSNL या फिर दूसरे जगह पर जा रहे हैं, बिकॉज इनके जो सब्सक्रिप्शन थे ना, उनके जो प्लेटफॉर्म फी है थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं। प्रोसेस की बात की जाए, अच्छी कंपनी है दोस्तों, 1800 के लेवल पे है, 1750 के आसपास फिर से दोस्तों मुझे इस कंपनी में वैल्यू नज़र आ जाएगी। कंपनी को टॉप से 15-20% के आसपास फॉल होने के बाद खरीदने से एक लॉन्ग टर्म में फिर से जब कंपनी वापस आती है तो हमें पैसे बनने की क्षमता कुछ दिखाई पड़ती है। तो ये सब कैसे ब्लू चिप कंपनी है जहाँ पे सही सपोर्ट लेवल पे खरीदने से पैसे बनने की क्षमता होती है। मतलब की बात कीजिए, मैं दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स में था, और कंपनी गाइडेंस ही नहीं दी थी। स्टॉक गिरा, बट उसके बाद गैस कंपनी भागी भी ज़रूर। गैस फार्मा की इंडस्ट्री की जो भी गैस मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, इनके फेवर में ही देखने को मिल रही है। बट इससे अच्छा दोस्तों बेटर विकल्प मौजूद है। आपने अगर क्राइसिस में होल्ड किया था, बड़े पैसे बन रहे हैं, आप डिसाइड करिएगा दोस्तों को करना क्या है। सुपरमार्ट की बात की जाए, ये भी कैसे कैसा शिकार होता हुआ देखने को मिला, जहाँ पे वीक कंजम्पशन की वजह से इस कंपनी को भी अच्छी खासी फॉल देखने को मिली है। कंपनी के नंबर्स थोड़े बहुत टेपेड थे, बट वही ग्रोथ डिमांड सबड्यूड होने की वजह से कहानी वही है। अगर आपको एक आध क्वार्टर एक साल से ही इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी उसको चैलेंजिंग माहौल फील हो रहा है, दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप टिक नहीं पाएंगे। कंपनी अच्छी थी, आज गिरी है, तो कल आने वाले कल में टाइम देने के संग रिकवर होने की भी क्षमता होती है। तो मेरे सब्सक्राइबर है बहुत रिक्वेस्ट करते कि एटम वर्ल्ड्स के पे कुछ कमेंट्री दें, तो ये कैसे बहुत छोटी कंपनी है, 160 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऑफकोर्स पब्लिक डोमेन में न्यूज़ काफ़ी कम आती है, बट कंपनी की नंबर्स और बैलेंस शीट ओके लग रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि इस कंपनी पे एक डिटेल वीडियो लाया जाए पढ़ के, पर उससे पहले का इसमें कमेंट्री देने से बचूंगा। यस, एज़ पर द बैलेंस शीट कंपनी अच्छी दिख रही है, पर ध्यान रखिएगा बहुत छोटी होती है तो काफ़ी रिस्की भी होती है, और न्यूज़ कम आने की वजह से काफ़ी एक चैलेंजिंग माहौल भी होता है। बट कंपनी एज़ पर द बैलेंस शीट और एज़ पर ट्रैक रिकॉर्ड जो भी तक नंबर्स पेश किए हैं और इस क्वार्टर में भी काफ़ी अच्छे हैं।
कुछ भी करने से पहले गैस फाइनली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा ले सकते हैं। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।